In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear student. I hope you all will be fine. My dear student, we are now starting our second year syllabus of physics. Today we are starting our first chapter, which is electrostatic. Now, what is electrostatic? Electrostatic is a combination of the two words electro and static. Here electro mean electron, static mean rest. It means that electrostatic is a branch of physics which deals with the charges or the electrons which are at rest. It means that in this chapter we will discuss only those charges which are at rest that are called electrostatic. Now you must have to know about the charge. What is electric charge? Electric charge is basic property of matter carried some elementary particles or some atomic particles like electron or proton. We know that we can define charge in a different ways, like it is a property of matter that cause it to experience a force when placed in an electromagnetic field. But one of the most easiest definition and simplest definition of the charge is it is efficiency or deficiency of electron called the charge. We know that there are two kinds of the charges. One is positive, other is negative. The charge on the electron is assumed to be the negative and the charge on proton is assumed to be the positive. Moreover, we also know that like charges repel each other and unlike charges attract each other. Now, we can charge the object by using different processes like that of by means of the friction, by means of electrostatic induction, by means of the conduction. But here we are discussing only two ways of charging the object. First is the friction. How you can charge an object by using friction. I will elaborate by taking simple example. मिसाल के तौर पर आप एक पेन लें, पेन या पेंसिल लें, उसको अपने बालों पर रब करना शुरू करें। जब आप उसको अपने बालों पर रब करना शुरू करेंगे तो आपके बाल और पेन के दरमियान में फ्रिक्शन क्रिएट होगी रबिंग की वजह से। उस फ्रिक्शन के नतीजे में क्या होगा कि आपके बालों में जो चार्जेस हैं वो कुछ चार्जेस जो है आप पेन के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में बालों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पेन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगर दोबारा जब आप उस पेन को अपने बालों के करीब लेकर जाएंगे तो आप ये देखेंगे आपके बाल जो है वो पेन की तरफ खींचे चले जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उस रबिंग की वजह से दो अनलाइक चार्जेस डेवलप हो गए और हमें ये पता है जब दो अनलाइक चार्ज डेवलप होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से वो पेन क्या करेगा, वो उन बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो प्रोसेस है चार्ज करने का, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। दूसरा प्रोसेस है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए कैसे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है? अगेन अगर हम वही पेन लें जिसे हम पहले चार्ज कर चुके हैं, उसको कागज़ के टुकड़ों के करीब लेकर आएँ तो हम ये देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े उस पेन के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? कागज़ के टुकड़े तो चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर ऐसी क्या वजह है कि वो कागज़ के टुकड़े हैं वो उस पेन के साथ चिपकते चले जा रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो कि हमने यहाँ पर पेन लिया हुआ है, जब वो चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आएंगे तो वो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस कर देगा, उन पेपर्स के ऊपर, उन कागज़ के टुकड़ों के ऊपर चार्जेस इंड्यूस कर देगा, जिसके नतीजे में वो पेपर भी चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी वजह से जब हम उस पेन को उस पेपर के टुकड़ों के करीब लेकर आते हैं
तो वो पेपर के टुकड़े पेन की तरफ खींचे चले जाते हैं, पेन के साथ चिपक रहे होते हैं। ये जो चार्ज करने का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक और मैकेनिज्म आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो आपकी जो बिजली चमकती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की जैसे चमकती है। होता क्या है कि बादलों की आपस में रगड़ की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग होते हैं, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एक हाई पोटेंशियल की वजह से फ्लो क्रिएट होता है, जिसके नतीजे में बिजली चमकती हुई हमें नजर आती है। तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होता है। नाउ we have already discussed that if we have two different types of the charges, they might be like charges, they might be unlike charges. Whenever two or more charges come close together, there is always some kind of the force between that charges. That is called the electric force. And this was first distinguished by the Charles Coulomb in 1784 by deducing his law, which is called the Coulomb's law. Now we will discuss the Coulomb law. What Charles Coulomb said that according to Coulomb law, the force, the electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Now, my dear student, here is important point is the point charges. You must have to know what is the difference between charge and the point charge. We can define charge simply by efficiency or deficiency of the electrons. But what are the point charges? Point charges are those charges which have very, very extremely small mass, small size. It's called the point charges. अगर आप इसके नाम पे गौर करें, पॉइंट चार्जेस यानी कि इतना स्मॉल इतना स्मॉल साइज है कि एक पॉइंट जितना साइज है। लेकिन ये जो पॉइंट चार्जेस हैं दूसरे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करते, उसको चेंज नहीं करते, ये पॉइंट चार्जेस जो हमारे पास होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेशन पता चली कूलम लॉ की, कि कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर लगता है, हर किस्म के चार्जेस के ऊपर नहीं लगता। अब हम दोबारा इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। पहले स्टेटमेंट में कूलम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की। दूसरे पोर्शन में ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के। यानी कि हमारे कूलम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं। अगर हम इन दोनों पोर्शंस को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, जैसा कि पहले पोर्शन में उसने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। नाउ वी हैव टेकन द टू चार्जेस Q1 and Q2. It doesn't matter whether they are like charges or unlike charges. Here we are only discussing the magnitude. If there is a positive or negative charge, then we are discussing only magnitude, it will become again positive charge. So it doesn't matter whether they are positive charge or negative charge. We have taken the two charges Q1 and Q2. Here important point, आप ये देख सकते हैं कि मैंने दो चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2, दोनों का साइज डिफरेंट है। क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या चार्ज का जो मैस है वो उसके मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करता है या नहीं करता। अब देखिए कूलम की स्टेटमेंट क्या है। कूलम ये कहता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी।
दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। इसका मतलब है कि अगर हमने चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताना है तो हमें दोनों चार्जेस को कंसिडर करना पड़ेगा, नॉट ओनली सिंगल चार्ज। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे, उस मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें बताएगा कि कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज का जो साइज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बता सकता। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड यू नो दैट अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, उस मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हमें बताएगा कि क्वांटिटेटिवली कितनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अब अगर दूसरे पॉइंट पे गौर करें, दूसरे पॉइंट में वो क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के दरमियान फासले के स्क्वायर के, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है। अभी हम पहले भी पढ़ के आ चुके प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया उसमें हमने देखा था कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। अब यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे ओबे करता है, कूलम क्या कहता है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ वो कहता है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में फासला जितना कम करते रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे डबल इंक्रीज होती रहेगी। यानी कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, जो मैं r से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम इसको 2 टाइम्स रिड्यूस कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान फासले को, डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके ये हमारे पास नेट इक्वेशन आ गई। हमें ये पता है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं हम हमेशा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, के कूलम कांस्टेंट। अब के जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, के दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो चार्जेस के दरमियान में कोई ना कोई हमारे पास मीडियम है या नहीं, यानी कि चार्जेस के दरमियान में मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें इन क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये के की जो वैल्यू है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 10 इसके ऊपर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर है। अब 9 10 इसके पावर 9 ये एम के सिस्टम के अंदर है। अगर सीजीएस सिस्टम में करेंगे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है जो के की जो वैल्यू है वो उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है जिसमें उसको मेजर किया जा रहा है। अब हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि के की वैल्यू डिपेंड करती है चार्जेस के दरमियान मीडियम के ऊपर। अब हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहले केसेस में हम देखेंगे कि अगर चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, खला है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे केस में हम देखेंगे कि चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम है, कोई ना कोई मीडियम हम रख देते हैं, उस मीडियम के रखने की वजह से उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन दोनों केसेस को हम देखेंगे। पहला केस हम ले लेते हैं कि अब कहते हैं कि हम ये कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि हमने पहले दिखाए, Q1 और Q2। उन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, खला है, वैक्यूम है। तो हम उन दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे मेजर करेंगे। याद रखें कि जब भी हम वैक्यूम के अंदर या खला के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करना चाहेंगे तो हमेशा हम एक कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से करेंगे जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है, परमिटिविटी निकला है लफ्ज़ परमिट से, इजाज़त देना। फ्री स्पेस यानी कि
सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होता है, कि फ्री स्पेस या वैक्यूम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजरने दे सकता है, उससे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सिंपली हम कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, कि एक फ्री स्पेस या वैक्यूम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है, वो उसकी परमिटिविटी कहलाती है। अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। क्या बेटा, याद रखें जब दोनों चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम होगा, कोई भी मीडियम नहीं होगी, तो उस वक्त के की वैल्यू क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, मैंने आपको बताया ये एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं। एसआई यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसका जो यूनिट है वो के यूनिट को आप उलट कर दें, रिवर्स कर दें, तो इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम है, खला है, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू ये आ गई। अब इस के की वैल्यू को हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू पहले मौजूद है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस भी की, ये F = K Q1 Q2 और R²। अब यहाँ पर हम के की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी कूलम लॉ की इन अ केस ऑफ वैक्यूम, ये हमारे पास बन जाएगी F = 1/4 Q1 Q2 R²। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कूलम लॉ की इक्वेशन आ गई इन अ केस ऑफ वैक्यूम और इन अ केस ऑफ द फ्री स्पेस। नाउ वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमें ये पता है जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को एलेबोरेट करना चाहते हैं तो हम इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड भी करते हैं और डायरेक्शन भी करते हैं, यानी कि हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। अभी तक हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड का जिक्र किया, डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। हमें ये पता है कि फिजिक्स के अंदर अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हम ये चीज़ पढ़ चुके। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसकी निशानी क्या होती है, उस वेक्टर के ऊपर कैप का निशान होता है, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जब हम वेक्टर को कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन कर लेंगे इन टर्म ऑफ द वेक्टर। अब ये देखें, ये मैंने फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन डाला हुआ है, इसका मतलब है नाउ वी आर डीलिंग द फोर्स एज अ वेक्टर। सो फोर्स हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये जो एफ है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और ये जो एफ जिसके ऊपर कैप का निशान है ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई वेक्टर की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है, वेक्टर वाली इक्वेशन हमने बनाई हुई है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने क्या किया था, हमने दो चार्जेस लिए थे Q1 और Q2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर किस तरह फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन पे लगा रहा है। अब देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस r से हम डिनोट कर रहे हैं। अब जब Q1 Q2 के ऊपर डायरेक्शन लगाएगा, तो Q1 जब Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 से। याद रखें हमेशा जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है उसको हम पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स किसके ऊपर लग रही है, Q2 के ऊपर। पहले हम 2 लिखेंगे, लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है, फिर हम 1 लिखेंगे। ठीक है बेटा, और जिस लाइन के साथ, जिस लाइन में ये दोनों वेक्टर आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे, उसी
लाइन के अलोंग हम फोर्स को ड्रा करेंगे, देखिए हमने फोर्स वेक्टर से लाइन के अलोंग को ड्रा करेंगे। अब हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है। अब देखिए डायरेक्शन किस तरफ है, Q1 से Q2 की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ये हमने जो है यहाँ पर एरो हेड की मदद से इसकी डायरेक्शन बता दी। यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर यूज किया हुआ है R। नॉर्मली जब हम वेक्टर की पोजीशन बता रहे होते हैं तो हम जो है R से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके ऊपर कैप का निशान है, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बता रहा है। अब जिस सेंस में फोर्स को एलेबोरेट किया है उसी सेंस में डायरेक्शन को भी एलेबोरेट करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्शन किस तरफ है, Q1 से Q2 की तरफ है। इसी तरह हमारे पास जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे वो भी Q1 से Q2 की तरफ है। अब जो Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई, इसकी हम वैल्यूज को लिख लेंगे। ये हमने पहले एक फार्मूला बना लिया, इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। अब देखें Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करें F21 से। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स लग गया इसको F21 से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड जो ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उसके बाद क्या है, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया हुआ है, R, तो हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर। हम यूनिट वेक्टर वैसे भी निकाल सकते हैं, आपको पता है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, कि हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दे, यूनिट वेक्टर हमारे पास निकल सकता है। इसी तरह जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। अब देखें फोर्स किसके ऊपर लग रही है, Q1 के ऊपर लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है, तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, F12। इसमें जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, 2 जो है वो जो फोर्स लगा रहा है। अब देखें डायरेक्शन किस तरफ है फोर्स की, Q2 से Q1 की तरफ, तो हमने क्या किया, हमने उसी तरफ इसकी डायरेक्शन शो कर। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करेंगे, इसकी हम इक्वेशन बना लेंगे। जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है Q1 के ऊपर Q2 की वजह से, अगेन यहाँ पर हमारे पास फोर्स वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, F12, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने जो है यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख लेनी है जो कि R12 की फॉर्म में ये हमने यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, कूलम लॉ की हमने वेक्टर फॉर्म इसके अंदर डिस्क्राइब कर दी। अगर आप यहाँ पर गौर करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखें यहाँ पर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाए या Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाए, दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं। मीन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इक्वल है, लेकिन क्या दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है, क्या दोनों की एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर आप इसमें गौर करें, Q1 ने Q2 की तरफ फोर्स लगाई थी, फोर्स की डायरेक्शन ये है, और जब Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इट मींस दैट both having same magnitude but opposite in direction. It means that it also obey the Newton third law of motion. Newton third law क्या कहता है, every action there is a reaction same in magnitude but opposite in direction. यहाँ पर भी जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है चार्जेस के एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की फॉर्म में, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसके डायरेक्शन अपोजिट। इसी वजह से हम कहते हैं कि कूलम लॉ के अंदर जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स म्यूचुअल फोर्स। क्या फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फोर्स जो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स क्या होता है, जो दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। इस केस में भी हमने देखा जो Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई तो Q2 ने भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। देखिए माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हमने उसकी डायरेक्शन शो करनी है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो ये हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा। अब हम इसको कंप्लीटली एलैबोरेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, दो अनलाइक चार्जेस हैं, वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर दो चार्जेस पहले हमने देखे Q1 और Q2। अगर आप देखें कि दोनों की नेचर सेम है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, हमें पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर भी रिपल्शन होगी।
जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। इसी तरह जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा। आप देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड है। हमें ये पता है जहां पर रिपल्शन होती है वहां पर डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स। अगर हम यहाँ पर देखें, दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के, Q1 और Q2 जो नेगेटिव साइन, हमें ये पता है जो अपोजिट नेचर के होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। जब Q1 Q2 को ऊपर फोर्स लगाएगा तो Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमें पता है जब दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती है उसकी डायरेक्शन किस तरह होती है, इनवर्ड होती है। तो यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन क्या शो कर रही है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन। यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन क्या शो कर रही है, दोनों के दरमियान रिपल्शन। ठीक है बेटा। एक और की पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है कि चार्जेस के दरमियान में हमने देखना है कि जो लाइन ड्रा की जा रही है, जिस लाइन के साथ चार्जेस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि जिस भी टाइप की हमारे पास लाइन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मीन वो लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, आपने फोर्स की डायरेक्शन भी उसी लाइन के अलोंग ड्रा करनी। ठीक है, जिस लाइन के अलोंग हो रहा है। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स जो है हमारे पास, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ड्रा हो रही है। ये हमारे पास Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन करवा रहे हैं। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है Q1 को Q2 के साथ, इधर भी स्ट्रेट लाइन। तो जाहिर बात है जिस तरफ ये दोनों लाइन, ये लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगी। ठीक है, याद रखें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि the force always act along the line joining the 2 point charges। कि जिस तरह या जोन सी भी लाइन 2 पॉइंट चार्जेस को मिला रही है, उसी डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगेगी। अगर आप देखें यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई है तो फोर्स की डायरेक्शन भी स्ट्रेट है। लेकिन प्रीवियसली जो हमने देखा, अगर आप प्रीवियसली देखें तो यहाँ पर आप देखें ये जो Q1 और Q2 को मिला रही है, ये वाली लाइन मिला रही है। अब ये जो हमने ड्रा किया, हमने इस तरह ड्रा किया है, तो जिस लाइन के अलोंग हमने ये ड्रा की हुई है, इसी तरह इसी के अलोंग जो हम फोर्स को भी ड्रा करेंगे। देखिए हमने ड्रा किया यहाँ पर भी। अब देखिए जब Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई तो इन दोनों जो पॉइंट चार्जेस है, इनको जो लाइन मिला रही है उसकी डायरेक्शन जिस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। ऐसे नहीं आपने करना कि आपने जो है Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस को मिला रहे हैं स्ट्रेट लाइन के जरिए, लेकिन आप जो फोर्स ड्रा कर रहे हैं वो परपेंडिकुलरली ड्रा कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कि जिस लाइन, या सिंपली हम कह सकते हैं फोर्स, जो लाइंस जो दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर रही होगी, उसी लाइन के अलोंग आपने जो है फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन विद ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कि जिस लाइन के जरिए 2 पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन किया जा रहा है, उसी लाइन के अलोंग आपने फोर्स की डायरेक्शन शो करनी है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारे पास कूलम लॉ। जब हमने देख लिया कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, खला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कोई ना कोई मीडियम रख देते हैं। वो मीडियम हमारे पास कोई इंसुलेटिंग मीडियम भी हो सकता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम। याद रखें कि जब भी हम 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। कितना रिड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है वो मीडियम की हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी आपको पता है, परमिटिविटी लफा निकला परमिट से इजाजत देना। अब रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव होती है जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसे कहते हैं रिलेटिव। यहाँ पर कूलम लॉ में रिलेटिव का मतलब क्या होगा, जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के लिहाज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू का जो चेंज होना है उसे हम रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, जिससे हमने परमिटिविटी और फ्री स्पेस के बारे में हमने क्या कहा था हमने कि फ्री स्पेस कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने दे सकती है, उसे परमिटिविटी और फ्री स्पेस कहते हैं। इससे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी
कि एक मीडियम जो कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में रखा हुआ है, वो मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास आउट होने की इजाजत दे सकता है, उसे हम कहते हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बेटा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस हो जाएगी? बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? दैट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी। ये डिपेंडेंट रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? ये उस मीडियम की एक खास वैल्यू होती है। जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उसमें उसके दरमियान में वाटर को एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूँ, या मैं 2 चार्जेस को पानी के अंदर रख देता हूँ, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में वाटर को एज एन मीडियम में यूज करता हूँ, तो याद रखिए जो हमारे पास जो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 78 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में वाटर को एज एन मीडियम रखूंगा, तो उस वाटर की वजह से उन पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो 78 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। अब देखें कितनी रिड्यूस हुई है, जितनी उसकी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू थी मीडियम की, उतना टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो गई। कि पानी की हमने कहा, वाटर की हमने एग्जांपल ली, हमें हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली 78 है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में पानी को रखेंगे या पानी के अंदर जो है हम दो पॉइंट चार्जेस को रख देंगे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो 78 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन बनाते हैं कूलम्स लॉ की इन अ केस ऑफ द मीडियम। यहाँ पर हमने एफ आर से मैंने डिनोट किया हुआ आर फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, कि जब कोई मीडियम रख देंगे तो हमारे पास जो कूलम लॉ है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एफ आर इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अभी एप्सिलॉन आर आ गया, ये क्या शो कर रहा है? ये हमारे पास जो है रिलेटिव परमिटिविटी को शो कर रहा है। ये हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो कूलम्बिक फोर्स इन द केस ऑफ द मीडियम प्लेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 और आर्स के। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि एप्सिलॉन आर और फोर्स का रिलेशन किया है, इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या है कि इनवर्स रिलेशन है। ये इनवर्स रिलेशन भी हमें ये बता रहा है कि जितनी ज्यादा हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें पता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास कोलम्बिक फोर्स के इक्वल है इन अ केस ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम जब हमने वैक्यूम के केस में डिस्कस किया था, हमने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। हमने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक और फैक्टर है वो एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम एप्सिलॉन आर को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो एफ ओवर एफ आर। तो ये रेशियो बन जाएगी दोनों फोर्सेस के दरमियान में, कि जब हमने कोई भी जब वैक्यूम है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में मीडियम है उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस की जो रेशियो होती है उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन देयर इज सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम। तो इसका यूनिट क्या होगा? आप देखें जो रेशियो में जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सेम है, दोनों सेम होगी तो फोर्स का भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, तो 1, इसका मतलब है इट हैज नो यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है हमारे पास इसका यूनिट नहीं होता। और याद रखें जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारे पास था कूलम्स लॉ। इसमें हमने देखा कि जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में मीडियम नहीं था, वैक्यूम थी, वैक्यूम था, एयर थी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थी?
जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम आ गया, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख लिया, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या हुई, इसको हमने डीपली डिस्कस किया। आप इसको डीपली स्टडी करें। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात कंफ्यूज कर रही हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो माय डियर स्टूडेंट वो आप पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए मेरा बेटा इतने काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।